90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज आवाज दिल की कन्नौज का पहला और आपका अपना रेडियो स्टेशन और कार्यक्रम है सेहत संजीवनी। सेहत संजीवनी कार्यक्रम में हम हमेशा की तरह उन लोगों को लेकर आते हैं आपके पास जो रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल और जिनका अच्छा खासा अनुभव इस क्षेत्र में होता है। तो आज खुशकिस्मती कह सकते हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आज हमारे साथ में डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत हैं जो कि गहलोत हेल्थ केयर सेंटर कल्याणपुर कानपुर से हैं और जिनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, एमएस गायने हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हम कह सकते हैं इनको, और चूंकि ज्यादातर लोग इसी नाम से परिचित होते हैं। तो डॉक्टर रेणु, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सेहत संजीवनी में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एंड ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि वॉइस ऑफ कन्नौज में मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। जी, और आपको इस समय लगभग 12 से 15 लाख की आबादी में लोग सुन रहे हैं और हमारा जो ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये ग्रामीण क्षेत्र इसमें ज्यादा है, 75% ये ग्रामीण क्षेत्र है। और जाहिर सी बात है, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो इनफर्टिलिटी है, यानी कि संतानहीनता। और इसको लेकर कमोवेश अगर हम ग्रामीण इलाकों में बात करते हैं तो जानकारी कुछ कम होती है और इस लिहाज से मुझे लगता है कि हमारा आपका जो वार्तालाप होने वाला है वो बहुत जबरदस्त होगा। और जो श्रोता हमारे सुन रहे हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हो, दोनों को लेकर बात होगी। डॉक्टर रेणु, सबसे पहले तो सवाल यही है कि इनफर्टिलिटी बोलते हैं, यानी कि इसको हम संतानहीनता कह सकते हैं या बांझपन कहें, दोनों में क्या शब्द सही रहेगा और इसके कारण क्या हो सकते हैं? क्यों है ये आजकल इनफर्टिलिटी क्यों बढ़ रही है? देखिए, इनफर्टिलिटी या संतानहीनता शब्द कहना ही ठीक है क्योंकि बांझपन एक ऐसा टैबू है ना कि जिसको सुन के ही बहुत खराब लगता है और जिसको एक टैग कर दिया गया था एक महिला के लिए ही। तो पहले तो हमें इससे ऊपर उठना है कि ये एक प्रॉब्लम दंपत्ति की है, सिर्फ एक महिला की नहीं है ना। ये संतानता एक कपल होगा, एक दंपत्ति होगा। हस्बैंड में भी प्रॉब्लम हो सकती है, वाइफ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और क्या प्रॉब्लम है ये हमको सॉर्ट आउट करना है। तो ये इम्पोर्टेंट है समझना। और इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है कि जो बच्चा पैदा करने की बेस्ट एज होती है वो होती है 18 से 25 वर्ष। और अब आप देख ही रहे हैं, महिलाएं कैरियर ओरिएंटेड हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, थोड़ी ज्यादा उम्र में शादी हो रही है, बच्चे जल्दी शादी करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं लेना चाहते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज यानी कि इन्फेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। तो एक बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि किसी भी तरीके से अगर आप कंसीव भी कर रहे हैं तो कभी दवा मत खाइए। ओवर द काउंटर मेडिसिन मेडिकल स्टोर से लेके बच्चा गिराने की दवा मत खाइए, और खा भी ली है अगर तो किसी प्रशिक्षित डॉक्टर को जाके दिखाइए कि इसकी अब डीएनसी होनी है तो कैसे होनी है। तो ये बहुत सारे, साथ ही साथ भारत देश में ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत बड़ा रीजन है। लोगों को लगता है कि सिर्फ टीबी जो होती है वो फेफड़ों की होती है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि टीबी जो है आंतों की और बच्चेदानी की भी होती है, और वो सबसे ज्यादा असर करती है हमारी फेलोपियन ट्यूब्स पे। वो फेलोपियन ट्यूब्स जिसमें अंडा और शुक्राणु मिलते हैं। मैं इस पे आऊंगा मैम, आगे मैं आऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम एक एक विषय को लेकर, पहले तो हमारी बात हुई इनफर्टिलिटी को लेकर, तो आपने एक तो एज का बताया फैक्टर, एक एज फैक्टर हो सकती है, उसमें पुरुष और स्त्री दोनों ही जिम्मेदार हो सकते हैं। दूसरा, जब वो बच्चा नहीं चाहते हैं तो वो जो दवाएं खा लेते हैं, जो कि बगैर किसी डॉक्टर के परामर्श के बगैर वो खाते, इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर जो लोग शादी करने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं चाहते, बहुत दिनों के बाद वो प्रेगनेंसी चाहते, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये आपने 2 या 3 कारण मेजर बताए। क्या इसमें कोई ऐसा कारण भी हो सकता है कि आनुवांशिकता तो इसमें कोई रीजन नहीं हो सकती ना? हेरिडिटरी तो इसमें कोई रीजन नहीं है ना? हेरिडिटरी इज नो रीजन एज सच। वो जो भी है वो बहुत बहुत कम है, लाखों में कभी किसी एक में कोई ऐसी बात। इसके अलावा मोटापा या कुछ ऐसी चीजें होती हैं? दीज आर सी इनफर्टिलिटी को जब हम कारण पे आते हैं तो हमको ये देखना है कि पुरुष में कारण क्या है और महिला में कारण। वही मेरा अगला सवाल है मैम कि फीमेल इनफर्टिलिटी की हम पहले बात कर लेते हैं कि फीमेल इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, और जाहिर सी बात अगर कारण है तो उसका निवारण भी है। तो पहले हम कारण पे बात कर लेते हैं।
महिलाओं में भारत देश में और हम कन्नौज और हमारे कानपुर की आपस की बेल्ट में देखेंगे तो सबसे बड़ा कारण है ट्यूब का बंद होना। ट्यूब बंद हो सकती है, जैसे मैंने पहले भी बताया, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब बंद हो सकती है। तो अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी है और इन्फेक्शन से बच के रहना है, चाहे किसी भी तरीके का योनि का इन्फेक्शन है उससे बच के रहना है। गलत तरीके से अबॉर्शंस नहीं करना है, कराना नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ महिलाओं में अंडे नहीं बन पाते हैं। अंडे नहीं बनने के कुछ अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं, जेनेटिक कारण हो सकते हैं, बट आजकल जो सबसे बड़ी चीज देखने में आ रही है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, यानी कि बच्चियों का वजन ज्यादा होने की वजह से महिलाओं के हार्मोन्स न बन के पुरुष के हार्मोन बनने लगते हैं, जिससे अंडे जो हैं वो ढंग से बनते नहीं है और बन के फूटते नहीं है। तो दो ये मेजर कारण है। साथ ही साथ बच्चेदानी में गांठ, रसौली, फाइब्रॉइड्स, ओवरीज में किसी भी तरीके का सिस्ट होना, बच्चेदानी आधी होना, छोटी होना, दो बच्चेदानी होना, इस तरीके के कई सारे कारण हो सकते हैं और उन सारे कारणों को पहले हमें देखना होता है कि एग्जैक्टली व्हाट इज द प्रॉब्लम। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, जो आपने इतनी सारी बातें बताई, फाइब्रॉइड की बात करी, दो बच्चेदानी का होना बताया, क्या ये मैडम पहले भी होती थी, हमें पता नहीं चलता था, या फिर ये भी पिछले कुछ सालों में कुछ ज्यादा ये चीजें हमें ध्यान में आ रही हैं? क्योंकि पहले भी आज इतने साल हो गए, मैं भी बड़ा हो गया, मुझसे जाने कितनी पहले पीढ़ियां निकल गई होंगी, क्या ये बीमारी पहले नहीं होती थी क्या? देखो, दोनों ही बातें हैं। पहले ये बीमारी होती थी लेकिन पता नहीं चलती थी क्योंकि अल्ट्रासाउंड इतना ज्यादा अच्छे से नहीं होता था, है ना। आज से मैं जो हूँ पिछले 20 साल से अल्ट्रासाउंड कर रही हूँ, तो पहले पेशेंट नहीं कहता था, हम कहते थे कि भाई तुम अल्ट्रासाउंड करा लो, ठीक है। आज मरीज आके कहता है मैडम ये दिक्कत है, आप अल्ट्रासाउंड तो करके देखिए, राइट। तो अल्ट्रासाउंड एक बहुत बड़ी अच्छी मशीनें हमारे पास आ गई हैं। आज जो हम मशीन यूज करते हैं वो मैं 3D मशीन यूज करती हूँ, जिसमें हमको कितना बड़ा फाइब्रॉइड है, कितने फाइब्रॉइड हैं, कहाँ पर है, ये पता करते हैं। दूसरी एक और चीज है कि बढ़ती उम्र की वजह से भी पहले जो है बच्चे कम उम्र में होते थे। फाइब्रॉइड जो होता है वो बेसिकली ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन की ज्यादती की वजह से भी होता है। मतलब वो हार्मोन ज्यादा आ रहा है, ज्यादा बन रहा है। एग्जैक्टली। अगर आप बहुत दिनों तक बच्चे आपके नहीं हो रहे हैं तो ये हार्मोन आपके शरीर में ज्यादा रहेगा, तो आपको फाइब्रॉइड्स के चांसेस ज्यादा होंगे। इसीलिए जिनकी शादी देर से हो रही है, 30-35 साल में हो रही है, बच्चे देर से हो रहे हैं, उनको फाइब्रॉइड्स, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, ये सब कारण जो इनफर्टिलिटी के कारक है, वो चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसके अलावा जैसे इसकी वजह से क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई कारण है, इसकी वजह से भी मोटापा बढ़ सकता है? मतलब अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, या ये जो आपने हार्मोन की बात बताई है, इससे क्या मोटापा बढ़ सकता है? क्या ऐसा हो सकता है क्या? उल्टा कह सकते हैं। लाइफस्टाइल में आज जो हम फास्ट फूड, जंक फूड, रात में देर तक सोते नहीं हैं, कम घंटे के लिए सोते हैं, इन सब की डाइट हमारी बहुत खराब हो गई है, तो इन सब की वजह से मोटापा बढ़ता है। और जब भी किसी महिला के शरीर में एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल या चर्बी होती है तो उसके शरीर में हार्मोन्स महिलाओं के बजाय पुरुष के होने शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी की कारक हो जाती है, जिसको मैंने कहा पीसीओडी का कारण हो सकता है। डॉक्टर रेणु गहलोत से, जो कि गहलोत हेल्थ केयर सेंटर से हैं, कल्याणपुर कानपुर में, और देश की जानी मानी प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत, और बहुत अच्छा अनुभव है इनके पास में। और इनसे हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के बारे में, कारण क्या है, उसके निवारण क्या है। और एक जो तमाम श्रोता इस वक्त हमें सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आप तक ये जानकारी नहीं है कि अगर संतानहीनता है, जैसा कि अब तक एक शब्द जो मैंने शुरुआत में इस्तेमाल किया और मैडम ने उसको तुरंत उसको बिल्कुल मना किया, कि जो शब्द होता है बांझपन, ये शब्द अब खत्म होना चाहिए, डिक्शनरी से खत्म होना चाहिए। क्योंकि जब संतान नहीं हो पा रही है तो इसमें दोनों लोगों की कुछ न कुछ कमी हो सकती है। इसलिए ना तो इसमें पुरुष जिम्मेदार है और ना महिला जिम्मेदार है, दोनों भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ स्त्री को दोष देना शायद गलत है, शायद ही नहीं बल्कि गलत ही है, बिल्कुल गलत। डॉक्टर रेणु, ये एक बहुत अच्छी बात है जो कि अभी भी मैंने इस बात को इसलिए कहा क्योंकि आज भी गांव में एक स्त्री शर्म के कारण निकल नहीं पाती। अगर उसको कोई बच्चा नहीं हो रहा है तो उसको मुंह दिखाना मुश्किल होता है, शादी ब्याह बारात में वो नहीं जा पाती है। ये गांव में आज भी हालत है, आपको लगता है कि ऐसा है क्या? अरे हमारा तो काम ही यही है, हम सुबह से शाम तक यही पेशेंट्स देख रहे होते हैं, बट थैंकफुली अब थोड़ी अवेयरनेस आई है। और ये मैं बात सभी दंपतियों को बताना चाहूंगी, बार बार बोलती हूँ, अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी को 1 साल से ज्यादा हो गया है,
तो आप एज अ कपल, एज अ दंपत्ति, हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर को विजिट करेंगे। क्यों? क्योंकि 100 में से 40 यानी कि 40% लोगों में पुरुषों में कमी पाई जाती है बच्चा ना होने की, 40% में महिलाओं में कमी पाई जाती है, 10% कपल्स ऐसे मिलते हैं जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों में प्रॉब्लम होती है, 10% जिसको हम लोग अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं वो होती है। तो आप समझिए मैंने कि पुरुष भी 50% जिम्मेदार होते हैं बच्चा ना आने के कारण। और आप महीनों सालों समय पैसा बर्बाद करते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं, डिप्रेस होते हैं और कारण नहीं पता कर पाते, जबकि पुरुषों की जांच कितनी सिंपल होती है। आपको सिर्फ एक वीर्य हमको देना है, हम उसको कंप्यूटर ऑपरेटेड मशीन से जांच करके देखते हैं और उसमें हम आपको तुरंत बता सकते हैं कि भाई आपके साथ कोई दिक्कत है या नहीं है। और पुरुषों का ट्रीटमेंट तो होता भी बहुत सिंपल है। चलिए, तो जो लोग इस वक्त हमारे श्रोता सुन रहे हैं, चाहे पुरुष हो या महिला हो, आपके परिवार में, आपके जानने वाले के परिवार में, रिश्तेदार में, पड़ोस में कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो निश्चित तौर पर ये वार्तालाप जो चल रहा है वो आपको फायदेमंद साबित होने वाली है। और डॉक्टर रेणु गहलोत है हमारे साथ में, जो कि गहलोत हेल्थ केयर सेंटर कल्याणपुर कानपुर से हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप सीधे डॉक्टर रेणु से भी संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर रेणु, एक जो अब अगला सवाल है वो सवाल है बच्चेदानी को लेकर। बच्चेदानी में अगर गांठ है और मान लीजिए किसी डॉक्टर ने कह दिया कि ये पीसीओडी है, और तो फिर ये पीसीओडी क्या चीज होती है, और अगर इसकी जांचें होती है तो कितने प्रकार की जांचें होती है, और ये जांच कितनी जरूरी है, महत्वपूर्ण है, ये जरा इसके बारे में बताएं आप मुझे। अच्छा, पहली बात तो जो पीसीओडी है वो उसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, है ना जी। तो यूट्रस अलग है, यूट्रस यानी कि बच्चेदानी, और ओवरी अलग है, अंडकोश, ठीक है। तो जो पीसीओडी प्रॉब्लम है वो बेसिकली ओवरी की प्रॉब्लम है। जो ओवरी या अंडकोश होती है उसमें से हर महीने अंडे बन के फूटते हैं जो फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं। उससे अगर शुक्राणु मिल जाता है तो भ्रूण बनता है। ये सब काम ट्यूब में ही हो रहा है और फिर चौथे पांचवें दिन वो भ्रूण बच्चेदानी में बैठकर बच्चा बनाता है। अब आते हैं पीसीओडी। तो पीसीओडी में बेसिकली मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये इसका मतलब है कि कई सारी सिस्ट ओवरी में बन जाती हैं। कारण है हार्मोन का इम्बैलेंस होना। हार्मोन के इम्बैलेंस का बहुत बड़ा कारण है मोटापा, नींद पूरी ना लेना जिससे मेलेटोनिन नामक हार्मोन कम हो जाता है, एक्सरसाइज ना करना, सीडेंट्री लाइफस्टाइल होना, और कुछ 100 में से सिर्फ 10 पीसीओडी के पेशेंट अगर देखेंगे तो जेनेटिक कारण भी देखने में आए हैं। तो इसको देखने के लिए ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड या कोई भी एक अच्छा अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन है। और इसके अलावा हम साथ में कुछ हार्मोन्स के टेस्ट भी करके देखते हैं जिससे हम पीसीओडी कंफर्म करते हैं। सही ट्रीटमेंट की बात तो इसकी लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी कि आप अपना वजन कम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, पूरा 6 से 7 से 8 घंटे की नींद कंप्लीट कीजिए, फिर हम आपको मेडिसिन भी देंगे। और अगर मेडिसिन से आराम नहीं मिलता तो कभी कभी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। तो ये होता है पीसीओडी एग्जैक्टली। ओके। और सवाल बहुत सारे हैं, आईवीएफ को लेकर भी सवाल है, पुरुषों के इलाज को लेकर भी सवाल है। अपने श्रोताओं को बता दें कि कार्यक्रम सेहत संजीवनी में डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, और बात हम कर रहे हैं इनफर्टिलिटी को लेकर और साथ ही साथ आईवीएफ को लेकर। स्वागत है कार्यक्रम सेहत संजीवनी में। आप बने हुए लगातार डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत के साथ में, जो कि कल्याणपुर गहलोत हेल्थ केयर सेंटर से हैं और मशहूर प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। और बहुत सारी बातें हमने महिलाओं को लेकर तो की, इनफर्टिलिटी को लेकर, लेकिन अब जो बात हम करने वाले हैं वो पुरुषों को लेकर करने वाले हैं। डॉक्टर रेणु, एक बार फिर से आपका स्वागत है वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। आपसे जरूर हम जानना चाहेंगे, महिलाओं की बातें आपने हमें बताई, पुरुषों में किस तरह की कमजोरी होती है? आमतौर पर ये जो शब्द हम सुनते हैं, जगह जगह नीम हकीम लिखे रहते हैं, मर्दाना ताकत, मर्दाना ताकत, ये क्या लिखे रहते हैं? हर चौराहे पर लिखा होता है कि अगर आप कहीं कमजोर तो नहीं है, आपको मर्दानगी में कमी तो नहीं, ये सब क्या होता है? और ये जो चीजें हैं, खास तौर से अगर पुरुष जिम्मेदार है संतानहीनता को लेकर, तो ये कैसे प्रूफ होता है? सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि नीम हकीम खतरे जान, इस बात को ध्यान में रखना है ना। और मर्दाना कमजोरी नाम की ऐसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ उसका डायग्नोसिस सही नहीं बन पा रहा है, ये प्रॉब्लम है। और मुझे जो लगता है जो मर्दाना कमजोरी ये लोग बोलते हैं वो शायद इम्पोर्टेंस या इरेक्शन नहीं हो पाता है संबंध बनाने के दौरान, उसको ही ये लोग बोलते होंगे। एग्जैक्टली मुझे समझ नहीं आता। बट अगर किसी भी तरीके की पुरुषों को कोई भी दिक्कत है, संबंध बनाने में दिक्कत है, या
कभी कभी जो धात गिरता है, जो डिस्चार्ज होता है, नाइट फॉल होता है, सोते समय पुरुषों का वीर्य छूट जाता है, उसको लेकर भी बड़े ही वो है, भ्रांतियां हैं समाज में। हाँ, लेकिन इसको भी समझना जरूरी है कि ये एग्जैक्टली भ्रांति है। नाइट फॉल होना, सोते सोते आपका वीर्य गिरना, ये नॉर्मल बात है, इससे आपकी शरीर में कोई कमजोरी नहीं आ रही है। तीसरी बात, अगर आपको संबंध बनाने में दिक्कत है, इरेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ और दिक्कत आ रही है, दर्द हो रहा है, कुछ भी ऐसे दिक्कत है, तो आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, या मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आपको किसको दिखाने जाना है। जी। और साथ में ये भी देखना है कि अब जैसे मैंने कहा था कि महिलाओं के वजन बढ़ने से पीसीओडी होती है, ऐसे पुरुषों में अधिक वजन होने की वजह से हमें महिलाओं के हार्मोन शुरू हो जाते हैं, और महिलाओं के हार्मोन शुरू होने से उल्टा हो जाता है, क्योंकि पुरुष का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और महिला का ईस्ट्रोजन हार्मोन, दोनों ही हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से बन रहे हैं। ईश्वर ने सब कुछ वहीं से जनरेट किया है, बस सारा कुछ मामला बैलेंस का है। तो अब फिर से पुरुषों के उस पे आते हैं कि मात्र आपकी एक वीर्य की जांच करके हम ये पता कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी देखना है कि अगर आपको हाइड्रोसील है, अगर वेरिकोसील है, या कभी कोई हर्निया है, कोई हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, कभी आपके प्राइवेट पार्ट्स में कोई चोट लगी है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी इस तरीके की चीज हुई है, तो आपको जरूर से डॉक्टर को ये बात बतानी है, क्वालिफाइड डॉक्टर को ये बात बतानी है ना, क्योंकि हर्निया, वेरिकोसील, हाइड्रोसील, इनकी वजह से जो स्पर्म बनाने की क्षमता होती है पुरुषों में, उस पर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि यह सब ट्रीटेबल कंडीशन है। वेरिकोसील का ऑपरेशन होने के 3 से 6 महीने बाद अच्छा रिजल्ट, हाइड्रोसील, हर्निया सबके बाद। तो इसलिए पुरुषों के साथ प्रॉब्लम क्या है, उनकी मेल ईगो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तो अपनी, है ना, सही कह रहे हैं, गाँव में और ग्रामीण अंचलों में तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कितनी बेइज्जती और कितनी शर्म की बात है, किसी को मालूम चल जाए, अरे ये तो बिल्कुल एकदम, मतलब तो आपको किसी को नहीं बताना है, बट डॉक्टर को तो बताना है। आप अपने दिल की बात हमसे आके करिए, जो आपको समस्या है हमें बताइए, जो भी आपका समस्या का परफेक्ट डॉक्टर होगा, जो निदान होगा आपके लिए, वो किया जाएगा। एंड डेफिनेटली इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, हमें ये बात समझना है कि जैसे महिलाओं की बच्चेदानी होती है, ऐसे पुरुषों के स्क्रोटम होते हैं, टेस्टिकल्स होते हैं, और वो भी आपके शरीर का पार्ट है। किसी को आंख में दिक्कत, हाथ में दिक्कत, इसी तरीके से अगर उस ऑर्गन में कोई दिक्कत है तो उस ऑर्गन का पकड़ा जाएगा कि कमी कहाँ पर है, और उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। दोनों दवाइयों और ऑपरेशन दोनों से ही हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो अपने हम ये श्रोताओं को जरूर एक बार आपने जो बातें कही नटशेल में हम बताते हैं उनको कि भाई शर्म करने की जरूरत नहीं है, शर्म और संकोच का गहना उतार फेंकिए। और वैसे भी ये तो औरतों की आदत होती, शर्म करना आदमियों में कब से आ गई, लेकिन फिर से मैं टोकूंगी जी, ये जो हमारे यहाँ जेंडर बायस है ना, शर्म औरतों का ये कहा जाता, वही मैंने कहा। हाँ, मैं अपनी बात को वापस, मैं उसको आगे सुधारने वाला था मैं, लेकिन आपने उससे पहले ही मुझे टोक दिया। मैंने कहा ये तो होनी ही नहीं चाहिए, मैं वही बात कहने वाला। और खासतौर से जब बात सेहत की हो, जब बात आपके कहीं ना कहीं संतानहीनता को लेकर हो, तो एक उचित, एक अनुभवी, एक प्रशिक्षित डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है, और आप डॉक्टर से हर बात कह सकते हैं। वेलकम बैक, आप लगातार बने हुए हैं वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत संजीवनी। हमारे साथ डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत हैं, जो कि प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, गहलोत हेल्थ केयर सेंटर से हैं, कल्याणपुर कानपुर से, और निश्चित तौर पर एक अच्छा खासा अनुभव है उनके पास में, और बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी संतानहीनता को लेकर बात हो रही है। महिलाओं को लेकर बात हुई, पुरुषों को लेकर बात हुई। मैम, जो अगला सवाल है, और अब चूंकि कार्यक्रम हमारा समाप्ति की ओर है, ये आईवीएफ क्या चीज है, इसकी सफलता क्या चीज है, और इससे जुड़ी अगर कुछ भ्रांतियां, आपके पास बहुत सारे मरीज आते रहते होंगे, तो वो भ्रांतियां कौन कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले आईवीएफ यानी कि इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन, या कॉमन मैन कहता है उसको टेस्ट ट्यूब बेबी। तो कुछ लोग आते हैं कि मैडम ये टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि अननेचुरल है, नेचुरल बच्चा नहीं होगा क्या, इससे आप टेस्ट ट्यूब में बच्चा बनाएंगी? तो ये बात समझने की बात है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आईवीएफ एक बहुत हाई एंड एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है, ठीक है। जैसे हम ऑपरेशंस करते हैं, दवाइयां देते हैं, इसी तरह से हम आईवीएफ करते हैं। उन लोगों में आईवीएफ की जरूरत पड़ती है, स्पेशली जिनकी ट्यूब्स बंद हैं, क्योंकि जो भी काम ट्यूब में होता है, अंडा और शुक्राणु मिलके भ्रूण बनाने का, जिनकी ट्यूब बंद होती है, वो काम हम टेस्ट ट्यूब में बाहर लेते हैं। महिला के शरीर में इंजेक्शंस के द्वारा अंडे बनाए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड के द्वारा अंडे निकाले जाते हैं, और हस्बैंड का शुक्राणु लेके एक एक अंडे में शुक्राणु हम डालते हैं, और उसको
3 से 5 दिन तक बड़ा करते हैं और महिला के शरीर में मिट्टी यानी कि बच्चेदानी की जो अंदरूनी लेयर है उसको तैयार करके उस भ्रूण को 5 दिन का या 3 दिन का जो भी भ्रूण है उसको प्रत्यारोपित कर देते हैं। तो जहां ट्यूब में दिक्कत है स्पेशली वहां पर, साथ ही साथ जहां लंबे समय तक वो 10% पेशेंट जिसमें कमी समझ में नहीं आ रही है, सारी ट्रीटमेंट कर लिए हैं बट पेशेंट कंसीव नहीं कर रहा है, उनमें साथ ही साथ जिन पुरुषों के शुक्राणु कम होते हैं, यूजुअली 40 से 60 मिलियन शुक्राणु का काउंट होता है, तो जिनके शुक्राणु कम है उन ऐसे केसेस में हम जो है इक्सी करके, क्योंकि तब हमें सिर्फ मात्र 4, 6, 10 शुक्राणु अच्छे जरूरत होते हैं जिसको हम 40 गुना बढ़ा करके देखते हैं। तो ऐसे शुक्राणुओं को लेकर हम एक एक अंडे में इंजेक्ट करते हैं, उनको बड़ा करते हैं और बच्चेदानी में प्रत्यारोपित करते हैं। रही सक्सेस की बात, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि पेशेंट की और हस्बैंड की उम्र कितनी है, कितने सालों से उनका आईवीएफ ट्रीटमेंट चल रहा है। आप जितनी जल्दी आईवीएफ ट्रीटमेंट पर रिसोर्ट करेंगे सक्सेस रेट उतना ही अच्छा होगा। 40 से 45 के ऊपर तक जाने से सक्सेस रेट धीमे धीमे कम होता है क्योंकि अंडे की गुणवत्ता कम हो जाती है और शुक्राणु की भी गुणवत्ता कम हो जाती है। तो सक्सेस रेट जो है मैं बोलूंगी कि 30% से 70% तक पेशेंट टू पेशेंट में वेरी करता है। एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, फाइब्रॉइड्स, इन सब में सक्सेस रेट जो है 50 to 60% रहती है। कभी कभी बच्चेदानी के अंदर जाला, पर्दा, झिल्ली ये सब होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि सक्सेस रेट कितना होगा। तो आईवीएफ आज कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम रेनू आईवीएफ में हर महीने बहुत एक अच्छी संख्या में आईवीएफ कर रहे हैं और थैंकफुली आज जो हमारी सक्सेस रेट है वो 50 to 70% है। पहले हम दवाइयों से कोशिश करते हैं, फिर लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी से कोशिश करते हैं और जो 5%, सिर्फ 100 में 5 लोगों को आईवीएफ इक्सी की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो चूंकि कार्यक्रम का वक्त अब खत्म हो रहा है मैम, एक जो संदेश जिसको हम हमेशा राष्ट्र में कहते हैं, जो श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं और जो अगर इस तरह किसी बीमारी से हैं, जूझ रहे हैं, घर के अंदर कैद हैं, कह नहीं पा रहे हैं और शायद कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम उन दोनों में है, किसमें है समझ भी नहीं आ रहा उनको, उनके लिए आप सीधे डायरेक्ट मैसेज आपके मैं सबसे दिल की बात ये कहना चाहूंगी कि प्लीज घुटो मत। हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग जरूर से रेनू आईवीएफ कहलौत हेल्थ केयर कल्याणपुर में आप आए, अपॉइंटमेंट बुक करें और अपनी बात दिल से अच्छे से हमें सब बातें बताएं। आप जितना खुल के हमें बात बताएंगे उस हिसाब से हम आपकी बीमारी को पकड़कर आगे ट्रीटमेंट आपका बेस्ट कर पाएंगे और जो भी बेस्ट आपके लिए होगा वो करेंगे। लेकिन बेस्ट सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए कि आप आगे बढ़ें, अपने घर का दरवाजा खोलकर आगे बढ़ें और दिल की बात करें। सही बात का दरवाजा खोले, बाहर निकले और अपनी बात को कहने की हिम्मत जुटाएं। सही बात ये है क्योंकि गाँव में अपने आप प्रॉब्लम क्या है कि दोषारोपण की आदत है। कीप ऑन ब्लेमिंग। इट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस व्हाट एवर राइट नाउ आई एम शेयरिंग विद यू। लड़का घर से बाहर निकलता है तो वो अपनी पत्नी का हाथ नहीं पकड़ सकता है, आप तो उसको हॉस्पिटल तक ले जाने की बात। तो ये हालत आज भी है गांव में। हालत लड़का अपनी पत्नी का अगर हाथ पकड़ ले तो शायद पूरे मोहल्ले में, पूरे गाँव में चर्चा का विषय बन जाएगा और रात में उसकी माँ जो है उस लड़के को इतना सुनाएगी, पागल हो हम क्या मर गए थे क्या जो तुम्हें हाथ पकड़ने के लिए बनी। ये हालत है। सही बात तो ऐसे में आपका ये संदेश मुझे लगता है उन तमाम लोगों के लिए सीधे संदेश है कि समझें जमाना बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, उस तरीके समय की मांग है, समय की मांग है कि भाई आप समय के साथ बदले। ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढें और जिंदगी में फिर उन्नति करें। एक ही चीज में क्यों घुट के रह जाना है। और दिक्कत यही लड़का तो जाता नहीं है, माता जी उसकी पूरे जाने कान का दरगाह पे, मजार पे और ये चादर चढ़ा के और उसको फीता बंधवा के और काला रिबन बंधवा के माता जी बहू को ले घूम रही है और प्रॉब्लम लड़के में, लड़के घर बैठा हुआ है। ये प्रॉब्लम है, यही तो दिक्कत। चलिए, वैसे बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रेनू आपका हमारे साथ जुड़ने में, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हमेशा ये चाहेंगे जब भी हमें आपके मार्गदर्शन की जरूरत पड़े आप जरूर वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आप आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो ये था कार्यक्रम सेहत संजीवनी और इसमें आप सुन रहे थे डॉक्टर रेनू सिंह गहलोत को, जो कि मशहूर प्रसूति रोग विशेषज्ञ और खास तौर से इनफर्टिलिटी को लेकर, आईवीएफ को लेकर जिनका अनुभव अच्छा खासा रहा। दिल ने पुकारा है और दिल से पुकारा है, दोस्ती के सफर में यारों की है खोज। खुशबुओं का शहर है और खुशबू सी खबर है,
मिलके चले हैं जैसे गंगा की मौज। 90.4 ये है वॉइस ऑफ कन्नौज। 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की।